Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit adolescent issues, that is Kishore Mudde, and we will going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So let's start. सो फर्स्टली विल डिस्कस अबाउट द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, राइट, कि उसमें क्या क्या चेंजेस पर आते हैं एडल्टसेट में. सो ड्यूरिंग एडल्टसेट साइकोलॉजिकल चेंजेस आर की टू इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इंटेंस शिफ्ट हमारा होता है आइडेंटिटी का, सेल्फ अवेयरनेस का. ठीक है, इसीलिए इसे इसको द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला जाता है. सो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन होती है, जो भी बच्चों के पर्सनल बिलीव्स होते हैं, गोल्स होते हैं. इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है कि बच्चे सेल्फ डाउट में रहते हैं, राइट, कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन होगी और अगर वो नहीं फाइंड आउट कर पाए कि भाई उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या उनको बनना है, तो एक सेल्फ डाउट या कन्फ्यूजन बच्चों के अंदर क्रिएट हो सकती है. और अब सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दिस सेल्फ एक्सप्लोरेशन अफेक्ट सोशल इंटरेक्शन. सो अडल्सेंट्स आर मोर सेलेक्टिव अबाउट फ्रेंडशिप and gravitate toward peer groups that align with their emerging values, affecting their social identity and peer relationship, right. तो यहाँ पर जो बच्चों की सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो उनका इंटरेक्शन अफेक्ट करेगी. ठीक है, कि उनके जो साथी हैं उनके साथ उनका कैसा यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, क्या क्या उनकी एमर्जिंग वैल्यूज यहाँ पर हैं. तो भावनात्मक और सामाजिक विकास में जो भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है उनका निहितार्थ हमें देखना है. तो किशोरावस्था के दौरान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भावनात्मक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. इस चरण में पहचान, आत्म जागरूकता और भावनात्मक संवेदनशीलता में तीव्र बदलाव होते हैं. ठीक है, कि जो पहचान निर्माण यहाँ पर बच्चे करते हैं, आत्मान्वेषण, इसलिए इस एज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला जाता है. ठीक है, तो किशोरावस्था में क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत मूल्य है, विश्वास है और लक्ष्य, उनका पता लगाना यहाँ पर बच्चे शुरू करते हैं, जिससे उनकी पहचान बनती है. और इस अवधि में यह सवाल करना भी शामिल है कि वे कौन है. ठीक है, कि ताकि अपनी पहचान वो एक बना सके, एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन होती है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना यहाँ पर चाह रहा हूँ, अपनी लाइफ में मुझे क्या बनना है. ठीक है, अब भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि किशोरों में आत्मसंदेह रहता है. ठीक है, या तो वो बच्चा इतना कैपेबल होगा कि खुद पहचान बना लेगा, ठीक है, कि ये मेरी आइडेंटिटी है, लेकिन अगर नहीं बना पाएगा तो उसमें संदेह यहाँ उत्पन्न होगा. ठीक है, कि भाई मैं क्या हूँ या मुझे क्या बनना चाहिए. ठीक है, तो भ्रम और तीव्र आत्म जागरूकता का अनुभव हो सकता है, क्योंकि वे खुद के विभिन्न पहलुओं का यहाँ पर पता लगाते हैं. यह अक्सर भावनाओं को रोलर कोस्टर की ओर लेकर जाता है. तो सामाजिक प्रभाव क्या होगा, यह आत्म अन्वेषण जो है सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करता है. ठीक है, कि भाई बच्चा खुद का अन्वेषण किस प्रकार से कर रहा है. किशोर दोस्ती के बारे में अधिक चयनात्मक होते हैं. ठीक है, कि कौन मेरा फ्रेंड होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, और ऐसे सहकर्मिक समूह की ओर आकर्षित होते हैं जो कि उनके उभरते मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं. कि भाई मान लो मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ, तो जो अगर डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ तो दूसरे लोग जो डॉक्टर बनना चाह रहे होंगे तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर होगा कि भाई इनकी जो है फ्रेंडशिप मुझे होनी चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ यहाँ पर जो है शेयर होंगी, तो उनके साथ जो है मित्रता करने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो उनकी सामाजिक पहचान और सहकर्मी संबंध है उनको प्रभावित करेंगे. देन इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी एंड मूड स्विंग्स, राइट. तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं एडल्सेंट में, उसके कारण जो भी ब्रेन डेवलपमेंट है वो एडल्सेंट्स में इंक्रीज होगी, साथ ही साथ जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिससे मूड स्विंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे. तो इमोशनल इम्पैक्ट क्या होगा, दे मे स्ट्रगल विद कंट्रोलिंग इंटेंस इमोशन लाइक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, सैडनेस, राइट. तो उनको एकदम से कंट्रोल करने में यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेट बच्चा हो सकता है. सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, तो जो भी इमोशनल चैलेंज चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं उनसे जो है बच्चों को काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर लेकर आने पड़ सकते हैं, लाइक अपनी फैमिली के कारण भी, कि भाई फैमिली को सोचेंगे कि भाई आपकी सोच कैसी है, हमारी सोच बिल्कुल अच्छी है. ठीक है, अब बिल्कुल इंटेंस इमोशन यहाँ पर आएगा, उनको गुस्सा आएगा. ठीक है, पीयर्स है जो उनके साथ हैं, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहेंगे, और पेरेंट्स के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर इस एज में ज़्यादा होते हैं. ठीक है, सीकिंग इमोशनल सपोर्ट एंड वैलिडेशन आउटसाइड ऑफ देयर फैमिली. ठीक है, आपने देखा भी होगा बच्चों को कि फैमिली वालों को नहीं सुनते कि भाई मेरा दोस्त से सब कुछ है. तो यहाँ पर ऐसे चेंजेस जो है बच्चों के अंदर आते हैं. तो भावनात्मक संवेदनशीलता और मूड स्विंग में वृद्धि होती है, क्योंकि जब यहाँ पर किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होता है बहुत ज़्यादा, उसके कारण मूड स्विंग्स बच्चों के होते हैं. इसका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो जो अपनी भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करने में कठिनाई होगी, राइट, क्योंकि वो बिल्कुल सभी चीज़ों को यहाँ पर नया नया फेस कर रहे हैं, कि बिल्कुल एकदम से निराशा, क्रोध, उदासी. ठीक है, उदासी, तो इनको कंट्रोल करने में उनको कठिनाई हो सकती है. और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये जो भावनात्मक परिवर्तन है उनके रिश्तों को भी प्रभावित करते हैं. ठीक है, तो किशोर है जो उनको परिवार या दोस्तों के साथ संघर्ष का अनुभव हो सकता है, और ज़्यादातर ये होता है कि भाई उनको अपने दोस्त के साथ तो अच्छा रहता है. ठीक है, वो जो अपने साथी हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर होते हैं, और परिवार के बाहर भावनात्मक समर्थन और मान्यता की तलाश करते, राइट, कि अपनी फैमिली से बाहर जाके कि भाई मेरा दोस्त ही सब कुछ है, वो मुझे समझता है, मेरे घर वाले मेरे को समझते नहीं. तो ऐसे सामाजिक प्रभाव जो है वहाँ पर पड़ता है.
देन डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, राइट। तो उनको लगता है कि भाई हम खुद सारे काम अपने कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस मेरे लाइफ में होनी चाहिए, मतलब ऐसे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये डिज़ायर उनकी रहती है। दिस डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस फोस्टर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बट कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस व्हेन दे एनकाउंटर रेजिस्टेंस और फील मिसअंडरस्टूड बाय अडल्ट, राइट। तो ये जो है अच्छा है कि भाई जब उनको इंडिपेंडेंस की यहाँ पर लग रहा है कि उनको चाहिए, तो वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। लेकिन इस इंडिपेंडेंस को मान लो उनके घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है, या मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं अडल्ट को, तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बच्चे के अंदर डेवलप हो सकता है। देन इसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि भाई बच्चे जो उनको इंडिपेंडेंस मिल रही है उनको बिल्कुल टेस्ट करते हैं कि भाई अगर मेरी फैमिली ने इस चीज़ को करने को मना किया है तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर ज़रूर ट्राई करूँगा, राइट। तो उस चीज़ से यहाँ पर जो है फैमिली और जो भी अडल्ट है उसके बीच में यहाँ पर जो है क्लैश यहाँ पर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो स्वतंत्रता और स्वायत्ता की उनकी इच्छा रहती है, राइट, कि भाई मुझे स्वतंत्र रहना है। तो उसका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि भाई अच्छा है, अगर वो स्वतंत्र रहने का यहाँ पर सोच रहा है तो उसके अंदर आत्मविश्वास यहाँ पर बढ़ता है। लेकिन मान लो फैमिली ने उसको थोड़ा सा भी ऐसे बोला कि भाई ठीक है लेकिन इस टाइम तक जो है आपको घर आ जाना है या ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो यहाँ पर अगर वो वैसा कि मान लो उसकी गलत तरीके से समझा जा सकता है, तो तनाव का कारण भी यहाँ पर फैमिलीज के बीच में बन सकता है, राइट, कि भाई बच्चा कुछ और बोल रहा है, उसके पेरेंट्स यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं। और सामाजिक रूप से प्रभाव क्या होगा कि भाई बच्चा यहाँ पर टेस्ट करता है कि भाई मेरी फैमिली वाले ने अगर इस चीज़ को मना किया तो ये क्यों मना किया है। तो उस चीज़ को जब वो एक्सट्रीम तक जाते हैं तो भी यहाँ पर उनके फैमिलीज के और उनके बीच में यहाँ पर जो है लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। देन पीयर रिलेशनशिप एंड सोशल आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो पीयर रिलेशनशिप है वो सेंट्रल बच्चे के लिए होती है कि भाई मेरा फ्रेंड ही सब कुछ है, वो मुझे समझता है, तो उसको वो सेंट्रल में रखते हैं। यहाँ पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेल्फ वर्थ, तो वो सारी यहाँ पर फ्रेंडशिप से देखी जाती है। और फ्रेंडशिप यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इमोशनली ज़्यादा सिग्निफिकेंस उसकी देखने को मिलती है। सो इसका इमोशनल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दे में एक्सपीरियंस ग्रेटर एम्पैथी, कंपैशन एंड अ नीड फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। Positive peer relationships boost self-esteem, while negative experiences can cause stress and affect self-image, right। तो जब भी अगर मान लो हमारी दोस्ती अच्छे लोगों से है तो हमारा सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा इस एज में। अगर नेगेटिव लोगों से, मान लो कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा और पढ़ने वाला उसके बीच में बैठ गया, ठीक है, तो वो उसको बोल रहे कि भाई क्लास बंक करके देख तुझे कैसा लगता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव यहाँ पर उसकी जो पीयर रिलेशनशिप होगी तो वो उसको नेगेटिवली ही यहाँ पर जो है ट्रीट करेंगे, नेगेटिव उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर पड़ेगा। तो इन सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, पीयर इन्फ्लुएंस बिहेवियर, चॉइस एंड आइडेंटिटी, राइट। तो जो उसके साथी है उनको देखकर जो है उसके वो चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस यहाँ पर करेंगी, एंड दे माइट अडॉप्ट बिहेवियर्स और वैल्यूज फ्रॉम फ्रेंड्स, लर्निंग सोशल स्किल्स एंड डेवलपिंग अ सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन पीयर एक्सेप्टेंस, राइट। तो पीयर एक्सेप्टेंस के उस पर वो अपनी एक आइडेंटिटी भी फॉर्म कर सकते हैं और जो भी साथी होंगे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस वहाँ पर वो रहेंगे। तो साथियों के साथ संबंध और सामाजिक पहचान उनकी कैसी रहेगी, तो जो भी साथी हैं वो इस एज में उनका जो है केंद्र होता है, ठीक है, कि भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है। अब इसका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा कि किशोरों को अधिक सहानुभूति करना और सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता का यहाँ पर अनुभव हो सकता है। और सकारात्मक सहकर्मी अगर संबंध है तो उनका आत्मविश्वास अच्छा होगा, ठीक है, कि भाई मान लो बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो उसके फ्रेंड है। लेकिन अगर उसको नेगेटिव फ्रेंड्स उसके बन गए, मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन उसको उसके फ्रेंड ऐसे बन गए जो क्लास को बंक करते, तो वो उसको भी बोलेंगे कि भाई एक बार बंक कर, ठीक है। जब उनको लगेगा कि भाई हाँ क्लास बंक करके हम गेम करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो वो अगर उनके साथ बंक करने लग जाएगा तो पढ़ाई में से धीरे धीरे वो खुद कम होने लग जाएगा, तो उसकी लाइफ पर जो है नेगेटिवली वो चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। देन सामाजिक प्रभाव क्या होगा कि जो भी यहाँ पर अडल्ट है वो अपने दोस्तों को देखकर सीखता है, ठीक है, कि भाई ये क्या कर रहे हैं, तो उनसे वो चीज़ें को यहाँ पर सीखता है। और साथियों की स्वीकृति के आधार पर सामाजिक पहचान बनाता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथी क्या बोलेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी पहचान बनाने का ट्राई करता है। देन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल रीजनिंग एंड एथिकल वैल्यूज़। सो जब एडल्सेंट बिगिन होती है तो यहाँ पर बच्चे जो क्रिटिकली चीज़ों को सीखने लग जाते हैं, मोरालिटी और सोशल जस्टिस यहाँ पर इंप्रूव होती है कि भाई क्या चीज़ें राइट है क्या रॉन्ग है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पर खुद बिल्डअप हो जाता है। अब इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, दिस मॉरल अवेयरनेस प्रमोट्स अ डीपर सेंस ऑफ एम्पैथी, फेयरनेस एंड जस्टिस, गाइडिंग पर्सनल इमोशंस एंड इमोशनल रिएक्शंस। और सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो भी मॉरल रीजनिंग है वो उनके सोशल इंटरेक्शन है या ग्रुप बिहेवियर है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट करेगी। एंड adolescents may engage in activism, stand up for friends and make decisions that reflect their developing ethics, right। तो वो ऐसे कार्यक्रम जो कार्य है या एक्टिविज्म वो उनके अंदर बच्चों के अंदर देखा जा सकता है। तो नैतिक तर्क और नैतिक मूल्यों का विकास यहाँ पर कैसे होगा, तो किशोरावस्था में जो है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होने लग जाती है। उनमें जो मूल्य, नैतिकता और सामाजिक न्याय के बीच में सोच है वो गंभीरता से शुरू हो जाती है। उनका जो दृष्टिकोण खुद का यहाँ पर बनता है कि भाई क्या चीज़ें सही है क्या दृष्टिकोण है, ठीक है, सॉरी क्या गलत है, तो वो उनका दृष्टिकोण यहाँ पर बनता है। अब इसका भावनात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा
कि यह नैतिक जो जागरूकता है वो सहानुभूति, निष्पक्षता और न्याय की गहरी भावना को बढ़ावा देती है, राइट? कि भाई ये यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो भी उनका नैतिक तर्क है यहाँ पर, जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, तो सामाजिक अंतःक्रियाओं और समूह व्यवहार को प्रभावित करेंगी, राइट? कि भाई मेरी मॉरल वैल्यूज़ हैं, मैं ना तो इससे किसी से बात करती हूँ, ना किसी से ऐसे बात सुनती हूँ, ठीक है? तो ऐसे सभी की मतलब कोई भी जो यहाँ पर इंडिविजुअल है तो उसकी खुद की यहाँ पर नैतिक तर्क हो सकते हैं, ठीक है? तो वो उसके समूह के वातावरण को, व्यवहार को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। और किशोर जो है सक्रियता में शामिल हो सकते हैं, दोस्तों के लिए खड़े होना या ऐसे निर्णय लेना जो कि उनकी विकसित हो रही नैतिकता को यहाँ पर दर्शाते, तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। देन सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड बॉडी इमेज अवेयरनेस, तो अडल्सेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि सब ना उन्हीं को देख रहे हैं, यहाँ पर वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है, ठीक है? देन इमोशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो उनकी सेल्फ अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ जाती है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, एंजाइटी होती है उनको अपनी बॉडी इमेज को लेकर, राइट? कि भाई मेरे को देखकर क्या सोचेंगे लोग, सभी लोग मुझे ही देख रहे हैं। सो एडल्सेंट्स आर वल्नरेबल टू लो एस्टीम और बॉडी इमेजेस इशू विच कैन इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ, राइट? तो जब जितना ज़्यादा सोचते तो बच्चे के अंदर एंजाइटी यहाँ पर आ सकती है, और उनको जो है लो सेल्फ एस्टीम यहाँ पर हो सकता है कि भाई मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, मेरी बॉडी नहीं है, या मैं थोड़ा मोटा हूँ, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन सोशल इम्पैक्ट क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस यहाँ पर होती है कि भाई सोशल इंटरेक्शन हो रही तो वही फोकस्ड का अच्छे, वो ज़्यादा फोकस है यहाँ पर, उनके सभी दोस्त उसको ही देख रहे हैं, तो विद इन पीयर ग्रुप एंड एडहेरिंग टू सोशल नॉर्म, ठीक है? वो यहाँ पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि भाई कैसे उसमें फिट यहाँ पर उनको होना है, विच कैन ईदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली इम्पैक्ट देयर सोशल कॉन्फिडेंस, ठीक है? तो आत्मचेतना और शारीरिक छवि की जागरूकता यहाँ पर बढ़ती है। उनके जो किशोरावस्था है उसमें जो आत्मचेतना हमारी बहुत अधिक होती है, विशेष रूप से कि हमारी उपस्थिति कैसे, हम कैसा दिख रहे हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पर उन चीज़ों को बहुत प्रभावित करती है। अब इसका भावनात्मक प्रभाव क्या होगा कि जो आत्मचेतना में जब वृद्धि होती है तो शारीरिक छवि के बारे में उनको चिंता हो सकती है, और किशोर जो है कम आत्मसम्मान या शारीरिक छवि के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं, ठीक है? कि मान लो भाई मैं तो सुंदर नहीं हूँ या मैं मोटा हूँ, तो उनके अंदर खुद ही यहाँ पर एंजाइटी डेवलप हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो सकती है, जो कि उनको मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित यहाँ पर कर सकती है। अब इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा कि यह जो आत्मचेतना है वह सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती है, कि जो अक्सर किशोरों को सहकर्मी समूह के साथ तालमेल बिठाने और सामाजिक मानदंडों का पालन करने पर उनका अधिक ध्यान जो है केंद्रित करने के लिए भी उनको प्रेरित करती है, जो कि उनको सामाजिक आत्मविश्वास में सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वो उन पर डिपेंड करेगा कि भाई वो किस तरीके के मानदंड में यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं, राइट? देन नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एक्सटेंडेड फैमिलीज। सो पेरेंट अडल्सेंट रिलेशनशिप कैसी होती है, तो जो अडल्सेंट्स होते हैं नेचुरली उनको इंडिपेंडेंस यहाँ पर ज़्यादा चाहिए होती है, राइट? वो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर करने लग जाते हैं, विच कैन कॉज फ्रिक्शन विद द पेरेंट्स एज दे ट्राई टू बैलेंस अटोनमी विद फैमिली एक्सपेक्टेशन, राइट? कि जो फैमिली एक्सपेक्टेशन कर रही है और उनको बिल्कुल अटोनमी चाहिए कि भाई मैं कर रहा हूँ, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर हो सकते हैं। दिस स्टेज ऑफन इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग फैमिली रूल्स एंड वैल्यूज, सीकिंग पर्सनल आइडेंटिटी, राइट? तो बच्चे को आपने देखा होगा कि भाई ऐसा ही क्यों है, वो फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स हैं, उनको क्वेश्चन करते हैं। सपोर्टिव अगर ओपन कम्युनिकेशन रहा यहाँ पर रहेगा पेरेंट्स के बीच में और जो भी अडल्सेंट है उसके बीच में, तो उनका जो इमोशनल रेगुलेशन है वो अच्छा रहेगा, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अच्छी रहेगी। कन्वर्सली अगर पेरेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो बच्चे को मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है? कि भाई हमने बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे जो उनका बिहेवियर अगर है, तो वो बिल्कुल उस बच्चे को रिबेलियस या स्ट्रेस में यहाँ पर डाल सकता है, उनके वीक कम्युनिकेशन की वजह से। अब इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज ओवर अटोनमी, प्राइवेसी एंड चॉइसेस लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टेंशन, एंड अडल्सेंट्स में फील मिसअंडरस्टूड व्हाइल पेरेंट्स में फील अ लॉस ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर देयर चाइल्ड, राइट? तो यहाँ पर चैलेंजेस आएंगे कि भाई बच्चा कुछ और बोल रहा है कि भाई मेरे को बिल्कुल प्राइवेसी चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस चाहिए, और जो है पेरेंट्स बोल रहे कि भाई नहीं वो तेरे लिए सिक्योर नहीं है या ऐसे नहीं है, तो अडल्सेंट है उसको लगेगा कि भाई मुझे समझा नहीं जा रहा, और पेरेंट्स को लगेगा कि भाई हमारा तो काबू ही नहीं रहा हमारे बच्चे पे, ठीक है? तो ऐसे चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं। तो पारंपरिक जो संबंध होते हैं, माता पिता, भाई बहन, जो उनका विस्तृत परिवार है, एकल संतान, सहकर्मी समूह, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो माता पिता और किशोर संबंध होते हैं, तो जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चे हैं वो बेसिकली स्वतंत्रता की तलाश में रहते हैं कि भाई मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकता हूँ, उनको इंडिपेंडेंस यहाँ पर चाहिए होती है, जो कि माता पिता के साथ टकराव पैदा करती है, क्योंकि वे स्वायत्ता को पारिवारिक अपेक्षाओं के साथ संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? कि भाई जो फैमिली उनसे एक्सपेक्ट कर रही
रही है कि भाई मान लो टाइमली आपको घर पे आना है, इतना मतलब आप नहीं जा सकते, रात को नहीं जा सकते बाहर, ठीक है? तो वो बच्चा क्या करेगा कि भई नहीं मैं तो जा सकता हूँ। उनके जो फैमिली के रूल हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको वहाँ पर क्वेश्चन करता है, ठीक है? अगर यहाँ पर फैमिली अच्छी है कि वो भई बच्चे को आराम से बैठाकर समझा रही है, ठीक है? कि ये जो नियम है इसलिए बने हुए हैं। अगर उनका संचार यहाँ पर अच्छा है, तो जो है उनका जो भावनात्मक विनियमन अच्छे से हो पाएगा, ठीक है? कि भई पेरेंट्स को अच्छे से समझाएँगे कि भई आपकी सुरक्षा के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपको चलो इंडिपेंडेंस चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अगर फैमिली का बिहेवियर यहाँ पर बहुत रूड है कि भई हमने बोल दिया तो बोल दिया, ये हमारी फैमिली का रूल है, तो अगर ऐसा रूल उनका है जो अधिक सख्त अगर परिवार है, तो जब वो ऐसा करते हैं तो उनका जो बच्चा वो विद्रोही यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, राइट? उसके अंदर बिल्कुल विद्रोह की या तनाव की भावना हो सकती है और कमज़ोर संचार संचार जो है उसका कारण बन सकता है, राइट? क्योंकि जब भी उसने कम्युनिकेट अपने पेरेंट्स के साथ करना चाहा, तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में बोल दिया कि भई रूल्स हैं, ऐसे हैं। वो उस बच्चे को सुन यहाँ पर नहीं रहे हैं, ठीक है? विशेष चुनौतियाँ क्या होंगी कि भई बच्चा तो सोचेगा कि मुझे गलत समझा जा रहा है, ठीक है? और पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि भई हमारे बच्चे पर हमारा काबू ही नहीं रहा है, ठीक है? देन सिबलिंग्स के साथ, so sibling relationship provide a testing ground for social skills, conflict resolution and emotional sharing, right? तो वो उनको एक साथी की तरह पर ट्रीट करते हैं. Older siblings can serve as role models while younger siblings often seek guidance and validation from their older siblings. तो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप अगर है बच्चे के साथ, उनकी सिबलिंग्स के साथ, तो उसके अंदर एम्पथी और सोशल सपोर्ट की यहाँ पर फीलिंग होगी. Siblings can provide emotional comfort, especially when dealing with adolescent stressors, and teach each other about compromise, cooperation and support, right? लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या पर आ सकते हैं कि भाई जो सिबलिंग्स हैं उनके बीच में खुद यहाँ पर इतनी राइवलरी है, कंपटीशन है कि भाई पेरेंट्स के टेंशन के लिए कि भाई ये फर्स्ट आ रहा है या ये फर्स्ट आ रहा है, पेरेंट्स इसको ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो इससे से जो है यहाँ पर जो अडल्टेंट्स हैं वो प्रेशराइज्ड फील कर सकते हैं, जो कि उनकी सेल्फ एस्टीम और फैमिली की हार्मनी को यहाँ पर डिस्टर्ब कर सकता है. तो भाई बहन के रिश्ते जो होते हैं, तो भाई बहन के रिश्ते सामाजिक कौशल, संघर्ष समाधान और जो भावनात्मक साझेदारी है उसके लिए परीक्षण आधारित प्रदान करती है, राइट? तो जो भी मान लो बड़ा भाई बहन है तो वो एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा, और छोटे जो भाई बहन है वो बड़े भाई बहनों से मार्गदर्शन करती है, राइट? कि भाई क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या इस चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उनसे जो है मार्गदर्शन यहाँ पर लेते हैं. तो जब सकारात्मक रिश्ते यहाँ पर होते हैं भाई बहन के, तो वो अपनेपन, सहानुभूति और सामाजिक समर्थन की भावना का योगदान करते हैं. फिर इनमें चुनौतियाँ क्या आ सकती है कि भाई उनके बीच ना ऐसे कंपटीशन हो सकता है कि पेरेंट्स जो है इसको ज़्यादा टेंशन देते हैं, इसको टेंशन देते हैं. वो तुलना यहाँ पर अगर एक दूसरे से करते हैं तो दबाव यहाँ पर उनको महसूस हो सकता है, जो कि उनके आत्मसम्मान और पारिवारिक सद्भाव को यहाँ पर प्रभावित कर सकता है. देन जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लाइक ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आंट्स हो गए, अंकल, ठीक है? तो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स ऑफर additional sources to support values and wisdom, contributing to adolescents sense of family identity and stability. लाइक ग्रैंड पेरेंट हो गया, रिलेटिव हो गया, तो वो एडवाइस देते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे को, थोड़ा लेस अथॉरिटेटिव, राइट? वो मतलब इतना अथॉरिटेटिव नहीं होते कि जितना पेरेंट्स होते हैं, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर बच्चे को जो है सपोर्ट करते हैं. सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स कैन प्रोवाइड एडोलसेंट्स विद रोल मॉडल, अ सेंस ऑफ कल्चरल हेरिटेज और इमोशनल सिक्योरिटी, राइट? कि भाई दादाजी मेरी बात समझते हैं, या दादा को एज अ रोल मॉडल वो ट्रीट कर सकते हैं, दादी को एज अ रोल मॉडल वो ट्रीट कर सकते हैं. तो अगर उनका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो एक अच्छी इमोशनल सिक्योरिटी उनके अंदर आएगी. दीज रिलेशनशिप्स कैन बी पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर अडल्टेंट्स सीकिंग एडवाइस आउटसाइड द इमीडिएट फैमिली, राइट? और स्पेशली जो बच्चों को लगता है ना कि भाई फैमिली में भी बात कोई नहीं सुन रहा, उनको आउटसाइड यहाँ पर वैलिडेशन चाहिए होती है, तो उन एडल्ट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती है. अब इसमें चैलेंजेस क्या यहाँ पर आ सकता है? एक्सटेंडेड फैमिली में हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस और कल्चरल व्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट विद अडल्टेंट्स पर्सनल बिलीव्स और वैल्यूज, राइट? कि भाई जो हो सकता है कि जो अडल्टेंट है, जो अडल्ट है यहाँ पर, उसके जो पर्सनल बिलीफ है उनके साथ उनके जो वैल्यूज है वो यहाँ पर मैच ना हो. एक्सटेंडेड फैमिली इन्वॉल्वमेंट कैन बी कॉम्प्लेक्स, स्पेशली इफ दे आर क्रिटिकल और इम्पोज ट्रेडिशनल व्यूज दैट डिफरेंट फ्रॉम द अडल्टेंट, राइट? कि भाई वो कोई ट्रेडिशनल व्यूज दिखा रहे हैं और अडल्टेंट की थिंकिंग बेसिकली उनके साथ मैच नहीं हो रही है, तो वो चैलेंज यहाँ पर उनके लिए क्रिएट कर देती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा विस्तृत परिवार, लाइक दादा दादी, चाचा चाची एटसेट्रा. तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो जो भी विस्तृत परिवार के सदस्य हैं वो समर्थन, मूल्यों और ज्ञान के एक अतिरिक्त स्रोत जो है बच्चे को प्रदान करती हैं, जो कि किशोरों की जो पारिवारिक पहचान है और स्थिरता है उसकी भावना में योगदान देती है. ठीक है, लाइक दादा दादी और रिश्तेदार जो है माता पिता की तुलना में कम आधिकारिक दृष्टिकोण से सलाह देती है, राइट? कि वो ऐसे बिल्कुल अधिकार नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत अधिकार के साथ, राइट? कि भाई मैं दादा होने के नाते तेरे को समझा रहा हूँ, दादी होने के नाते समझा रहा हूँ, तो वो थोड़ा कम आधिकारिक तौर पर जो है बच्चे को सलाह प्रदान करते हैं.
तो विस्तृत परिवार जो है मजबूत संबंध यहाँ पर बनाते हैं। किशोरों के रोल मॉडल के रूप में भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं कि भाई मुझे दादी जैसा बनना है, दादा जैसा बनना है, और सांस्कृतिक विरासत की भावना उनके अंदर आती है। लेकिन जब इनके जो विचार मैच नहीं होते, मान लो जो भी यहाँ पर बच्चा है उसके दादा दादी के साथ उसके विचार मैच नहीं हो रहे, उसको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है तनाव में पैदा कर सकती हैं। ठीक है, कि भाई जो बच्चे की थिंकिंग है वो अलग है, लेकिन जो दादा दादी है वो अपने टाइम की कुछ चीज़ें लेके आ रही है कि भाई हमारी फैमिली में तो ऐसे होता है, ये हमारी परंपराएं हैं, तो वो यहाँ पर चुनौतियाँ हो सकती हैं। Then next है single child experience. So single children often form close relationship with their parents and may seek friendship and as sibling substitutes, right? So they might experience more adult attention resulting in mature behavior but also potential pressure to meet parental expectation, right? तो यहाँ पर अगर सिंगल चाइल्ड है तो उसका रिलेशनशिप उसके पेरेंट्स के साथ तो अच्छा होगा, लेकिन उनको एक सिबलिंग की जो सिबलिंग के प्लेस पे किस चीज़ को सब्सिट्यूट करिए तो वहाँ पर वो उनको एक फ्रेंडशिप की नीड हो सकती है, राइट? कि उसका भाई बहन कोई नहीं है तो उसको कहीं ऐसा उसका फ्रेंड होना चाहिए कि जिसके साथ वो सारी चीज़ें शेयर कर सके, और उसके ऊपर स्ट्रेस काफ़ी हो जाता है कि भाई सारी एक्सपेक्टेशन जो है पेरेंट्स उसी से यहाँ पर कर रही है। सो दिस क्लोज बॉन्ड विद पेरेंट्स कैन फोस्टर स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। और सिंगल चिल्ड्रन कैन ऑफन डेवलप इंडिपेंडेंस एंड मे बी कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग विद अडल्ट्स। दे मे ऑल्सो सीक अ ब्रॉड पीयर ग्रुप टू सेटिस्फाई सोशल नीड, राइट? और उनको एक ज़्यादा बड़ा यहाँ पर जो है अपना फ्रेंडशिप सर्कल चाहिए होता है ताकि उनकी जो सोशल नीड्स है वो यहाँ पर पूरी हो सके, क्योंकि घर पर उसका कोई सिबलिंग यहाँ पर नहीं है। तो इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, वो आइसोलेटेड यहाँ पर फील कर सकते हैं या ओवरली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। ठीक है, कि भाई मान लो उनको गेम भी कोई खेलना है तो वो पेरेंट्स के साथ खेलते, कोई डिस्कस करना है वो पेरेंट्स के साथ करते, क्योंकि घर पर जो है सिबलिंग्स वगैरह वहाँ पर नहीं है, तो वो ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पर फील कर सकते हैं, आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। लेकिन सिबलिंग डायनामिक्स दैट टीच कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड शेयरिंग, राइट? क्योंकि उनके सिबलिंग नहीं है तो किस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है, कैसे चीज़ों को शेयर करना, तो वो यहाँ पर नहीं सीख पाते। दे मे फील एडिशनल प्रेशर टू मीट पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड फुलफिल रोल दैट माइट अदरवाइज बी शेयर्ड विद सिबलिंग्स, राइट? कि भाई अगर मान लो उसका दूसरा भाई होता है तो वो रोल शेयर हो सकते थे, लेकिन अब उनको जो है सारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन उन्हीं के ऊपर है, तो उनको प्रेशराइज यहाँ पर फील जो है हो सकता है। देन एकल बाल अनुभव, तो अगर बच्चा अकेला है तो उसके जो पेरेंट्स हैं उसके माता पिता के साथ उसका संबंध काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जो है बच्चे को यहाँ पर अपने भाई बहन की कमी हो सकती है, जिसके रूप में वो एक दोस्त की तलाश करता रहे कि भाई मेरा ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ मैं सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर सकूँ, और माता पिता के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, और इसके लिए जो है उसको प्रेशराइज यहाँ पर फील हो सकता है कि भाई मुझे इनकी सारी जो ड्यूटीज़ हैं या जो मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मुझे पूरी करनी है। अब इसमें चुनौतियाँ क्या आएंगी, जो जो बच्चे यहाँ पर अकेले वो अलग थलग जो यहाँ पर महसूस कर सकते हैं, या वो सोचेंगे कि भाई वो माता पिता पर ही ज़्यादा निर्भर है। मान लो उनको कोई खेल भी खेलना है तो अपने माता पिता के साथ ही खेलना है, और माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रेशर भी यहाँ पर उनके ऊपर रह सकता है। देन पीयर ग्रुप, जो अडल्ट में जो हमारी पीयर रिलेशनशिप होती है वो हमारा एक सेंट्रल हम बोल सकते हैं हमारी लाइफ में सेंट्रल रोल बन जाती है। सो अडल्ट इंक्रीजिंगली रिलाई ऑन फ्रेंड फॉर इमोशनल सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड वैलिडेशन, राइट? क्योंकि जो अडल्ट है उसके रीजन को एक अडल्ट जो है बहुत ईजिली वैलिडेट करता है। ठीक है भाई, हाँ तू सही बोल रहा है, तेरे पेरेंट्स की मतलब सोच ऐसी है या सोच छोटी है, वो तेरे को जाने नहीं देते, ऐसे नहीं करने देते। ठीक है, तो वो एक दूसरे को वैलिडेशन यहाँ पर दे पाते, तो इसीलिए जो उनका रिलेशनशिप है उनके दोस्तों के साथ यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में जो है एग्री उनके साथ करते हैं। सो पीयर ग्रुप्स प्रोवाइड अ स्पेस फॉर टू टेस्ट सोशल रोल्स, डेवलप सोशल स्किल्स एंड शेयर इंटरेस्ट। सो पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्पैथी एंड आइडेंटिटी। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या होंगे कि उनको पीयर प्रेशर यहाँ पर फील हो सकता है। मान लो एक बच्चा जो है रेगुलर क्लास लगा रहा है तो उसके साथ ही बोलेंगे कि भाई तेरे अंदर तो इतने गट्स है ही नहीं कि तू स्कूल को जो स्किप कर सके। ठीक है, तो वो उस चक्कर में जो है बच्चे रिस्की बिहेवियर से यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, या कोई बच्चा उसको बुली कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो उसके बच्चे को सेल्फ एस्टीम को भी यहाँ पर नेगेटिवली जो है इम्पेक्ट कर सकती है। तो सहकर्मी समूह क्या है कि जो भी सहकर्मी जो हमारे साथी होते हैं तो वो जो किशोरावस्था में केंद्र हमारा होता है, राइट? कि हम उसी को मानते हैं कि भाई ये हमारी चीज़ों को समझता है, हमारी इमोशंस को समझता है। तो सहकर्मी सामाजिक समूह में जो हमारी कैसी जो है इन्वॉल्वमेंट होगी उसको बताते हैं, हमारे सामाजिक कौशल कैसे होंगे, हमारी रुचियाँ कैसी होंगी, तो उनका एक स्थान यहाँ पर प्रदान करती हैं। सकारात्मक सहकर्मी संबंध जो है आत्मविश्वास, सहानुभूति और पहचान का निर्माण करते हैं, और जो दोस्त है वो किशोरों को प्रभावी ढंग से संवाद करने, समझौता करने और एक दूसरे का समर्थन करना सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चुनौतियाँ यहाँ पर कहाँ पर आएंगी,
कि बच्चे जो है सहकर्मी दबाव में आकर जो है जोखिम भरा व्यवहार भी उठा सकते हैं। मान लो एक बच्चा रेगुलर क्लास में जा रहा है तो उसके साथ ही बोलेंगे कि भाई तेरे अंदर तो गट्स ही नहीं है, तेरी हिम्मत ही नहीं है कि तू क्लास छोड़ दे, ठीक है। तो वो उसको मतलब उनके जो है सहकर्मी के दबाव में ऐसा हो सकता है कि वो स्कूल छोड़ दें, ठीक है, कोई मादक द्रव्य है उनका सेवन कर सके, तो उनका सेवन करने लगे, तो ऐसे जोखिम भरे व्यवहार वो उठाने लग जाते हैं। तो ये इस चीज़ का यहाँ पर नकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है। या कोई दोस्त जो उसको बार बार चिढ़ा रहा है, ठीक है, अस्वीकृति उनको मिल रही है, तो इसका भी जो है उनके जो है आत्मसम्मान पर यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पड़ता है। देन नेक्स्ट हमें देखना है एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो जो अडल्सेंट्स होते हैं बेसिकली वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, लाइक उनको वर्क टाइम काम जो है पार्ट टाइम काम करना है, कोई इंटर्नशिप करनी है, तो उससे जो है इंडिपेंडेंस को सीख यहाँ पर करने लग जाते हैं, ठीक है, कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा, मैं खुद से कमाऊँगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उनकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, वर्क एथिक है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर आती है, ठीक है। और जब वो चीज़ें जो है बच्चे काम करने लग जाते हैं तो कैसे उनको जो है टाइम को मैनेज करना है, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, तो ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप होती है। लेकिन इसमें क्या चैलेंज आ सकता है कि भाई जब वो काम करते हैं यहाँ पर अपनी एजुकेशन के साथ साथ, तो उनको जो है उस वर्क के बीच में और एकेडमिक के बीच में, अपनी जो एकेडमिक्स है उनके बीच में एक बैलेंस बनाने यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट। तो इससे उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर जो है इम्पैक्ट हो सकती है नेगेटिवली, ठीक है, कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन अब पढ़ाई पर जो उनका ध्यान कम है तो उनके जो मार्क्स वगैरह हैं तो वो बहुत कम आएंगे। एडिशनली लो वेज और अनरेगुलेटेड अगर जॉब बच्चा कर रहा है तो उससे अनसेफ कंडीशंस उसको मिल रही है, ठीक है, कि उसको अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पर नहीं मिल रहा है, रिक्वायरिंग देम टू मेक मेच्योर डिसीजंस अबाउट देयर जॉब चॉइसेस, राइट। तो यहाँ पर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि वो अपनी जॉब की चॉइसेस के लिए एक अच्छा डिसीजन जो है बना सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई वो किसी भी मतलब काम करने के चक्कर में किसी अनसेफ कंडीशन में भी वहाँ पर जो है काम कर रहा है। तो रोज़गार के बारे में बात करनी है, तो जो किशोर हैं अक्सर वो रोज़गार भी स्टार्ट कर देते हैं, राइट, कि भाई मैं पढ़ूंगा उसके साथ साथ जो है मैं पैसे भी कमा लूंगा, उनके अंदर इंडिपेंडेंस आएगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग यहाँ पर होती है। तो रोज़गार, जिम्मेदारी, वित्तीय साक्षरता और कार्य नैतिकता की तो भावना उनके अंदर होती है, ठीक है। तो काम करने से उनके अंदर समय को कैसे प्रबंधन करना है, संचार, टीम वर्क और समस्या समाधान जैसे कौशल जो है विकसित होते हैं। लेकिन अब इसमें चुनौतियाँ क्या आती हैं कि काम भी एक साथ साथ कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि पढ़ाई उनकी थोड़ी यहाँ पर कम हो सकती है, पढ़ाई में ध्यान कम रह सकता है क्योंकि उनको काम का यहाँ पर स्ट्रेस होता है, जिससे जो भी उनका शैक्षणिक प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो सकता है। और इसके अतिरिक्त कम वेतन वाली या कोई अनियमित नौकरी अगर बच्चा ज्वाइन करे, ठीक है, कि उसने ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं, उसने बस देखा कि भाई हाँ उसको जॉब मिलेगी, उसको पैसे मिलेंगे, तो वो असुरक्षित परिस्थितियों में भी उसको बच्चे को ला सकती है। तो उसका ध्यान यहाँ पर हमें रखना है, इसके लिए हम बच्चे की काउंसलिंग जो है कर सकते हैं। Then sexuality. So adolescents experiences heightened awareness of sexuality due to hormonal and physical changes. This period involves understanding sexual identity, orientation and personal values about a relationship, right? तो इस पीरियड में बच्चे उनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है, ओरिएंटेशन या उनकी पर्सनल वैल्यूज क्या है, उन चीज़ों को समझने में जो है उनका ध्यान रहता है। सो adolescents begin to explore their sexual orientation and preferences which can shape their self concept and social identity, right? तो वो जो अपनी प्रेफरेंसेस है उनके चलते जिनका सेल्फ कंसेप्ट है वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, वो अपनी सोशल आइडेंटिटी यहाँ पर जो है क्रिएट करने की जो है कोशिश करते हैं। सो डेवलपिंग रोमांटिक फीलिंग्स रिलेशनशिप कैन अंडरस्टैंडिंग कंसेंट हेल्प एडोलसेंट्स लर्न अबाउट इमोशनल इंटीमेसी, एम्पथी एंड रिस्पेक्ट। लेकिन इसमें चैलेंज यहाँ पर क्या आ सकता है कि भाई कोई मिस इन्फॉर्मेशन है बच्चे को यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन उसको प्रोवाइड नहीं की गई हो, या पीयर प्रेशर के चलते वो कोई ऐसा जो है यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि उनके साथ जो है बिल्कुल ओपन और ओपन और एक्यूरेट सेक्स एजुकेशन यहाँ पर दे हमें जो है बच्चों को देनी होगी, ताकि जो भी रिस्क यहाँ पर उनको हो सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई अनवांटेड प्रेगनेंसीज है या एसटीडीज है, तो वो उनके साथ ना हो। तो ये चैलेंजेस यहाँ पर बच्चों को फेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअलिटी, दैट इज कामुकता। तो जब भी इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, शरीर में परिवर्तन होते हैं, तो बच्चों के अंदर जो है सेक्सुअलिटी जो कामुकता उसके बारे में जागरूकता बढ़ती है, ठीक है। तो इस अवधि में जो भी उनकी यौन पहचान है, अभिविन्यास है या रिश्ते, उनके बारे में कैसे उनको समझना है, तो इस चीज़ों पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है। तो किशोर अपनी यौन अभिविन्यास और वरीयताओं का पता लगाना शुरू करते हैं, जो कि उनकी आत्म अवधारणा और सामाजिक पहचान को आकार देते हैं, राइट, कि वो खुद को किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें क्या चुनौतियाँ आएंगी कि भाई साथियों के दबाव के कारण जो है वो कुछ यहाँ पर गलत स्टेप्स ले सकते हैं, या अगर उनको कोई गलत सूचना है या किसी चीज़ का फियर है
तो उसके कान-वान के साथ जो है कुछ गलत यहाँ पर हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि भई बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ विकास के लिए स्वास्थ्य है उस पर खुली और सटीक शिक्षा दें, ठीक है? कि ताकि बिल्कुल जोखिम या गर्भावस्था या एसटीडी जैसी बीमारी है, तो उनसे जो है बच्चों को यहाँ पर हम बचा सकें, ठीक है? कि ऐसा ना हो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है या बच्चे को कोई डिसीज़ हो गई है या बच्चे को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए हमें उनको जो है ओपनली इस सभी की चीज़ों के बारे में एडुकेट यहाँ पर करना है। Then marriage. So while marriage may seem distant for adolescents, may begin thinking about it as a life milestone. They may consider ideas about lifelong commitment, पार्टनर क्वालिटीज़ एंड फैमिली वैल्यूज़, राइट? तो जैसे हमने देखा सेक्सुअलिटी बिल्कुल हार्मोनल चैलेंजेस की वजह जो चेंजेस हैं उनकी वजह से आती है, तो बच्चे मैरिज के बारे में भी कंसिडर करने लग जाते हैं कि भी इनका एक पार्टनर होना चाहिए, कमिटमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। सो दे में स्टार्ट फॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर फ्यूचर रिलेशनशिप्स एंड फैमिली लाइफ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली कल्चर एंड मीडिया. So, exposure to concepts of partnership, commitment, and conflict resolution can guide adolescents' choices in relationship and help them form a realistic idea about marriage, right? तो जब उनको अच्छी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ठीक है कि भाई कैसे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना है किसी रिलेशनशिप में, तो वो इनको एक रियलिस्टिक आइडिया मैरिज के बारे में दे सकती है। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या आएंगे कि भाई कल्चरल या फैमिली की क्या एक्सपेक्टेशन है उनके मैरिज के रिगार्डिंग, तो वो प्रेशर या कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, ठीक है? कि जो बच्चे की और फैमिली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हो सकता है। देन विवाह। तो जबकि किशोरों के लिए जो विवाह है दूर की बात है, लेकिन कई बच्चे जो है इसको एक बिल्कुल ऐसे माइलस्टोन की तरह देखते हैं जो आजीवन प्रतिबद्धता, साथी के गुण और पारिवारिक मूल्यों के बारे में जो है विचार करने से आ सकते हैं। तो किशोर अपने परिवार, संस्कृति और मीडिया से प्रभावित होकर भविष्य के रिश्तों और पारिवारिक जीवन की अपेक्षाएं बनाने यहाँ पर शुरू कर देता है। लेकिन इसके बीच में चुनौतियां कब आती है कि जब विवाह के बारे में जो भी सांस्कृतिक या पारिवारिक अपेक्षाएं हैं, तो वो बच्चे के ऊपर यहाँ पर दबाव या भ्रम बना सकती हैं, ठीक है? कि भाई बच्चे और जो उसकी फैमिली है, उसके कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। और कभी-कभी किशोरों के जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं या मूल्य हैं, उनसे भी उनको जो है टकराव हो सकता है, राइट? कि उनका जो ध्यान है जो रिलेशनशिप है उसकी तरफ ज़्यादा चला गया, उन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ पर प्रॉपरली नहीं की, तो ये चुनौतियाँ उनको हो सकती है। देन नेक्स्ट है अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल ऑप्शंस। सो adolescents today are exposed to various lifestyle options beyond traditional paths, including cohabitation, single living, pursuing education or career over marriage and alternative family structure, राइट? तो उनके जो बहुत सारे ऑप्शंस उनको मिल रहे हैं कि भी उनको कैसी लाइफ जीनी है, उनको कॉलेज में जाना है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली रहना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, ठीक है? उनको शादी करनी है, किस चीज़ को उनको प्रेफरेंस देनी है। सो कंसिडरिंग अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल्स गिव adolescents the chance to explore what makes them happiest, providing a sense of control over their future. So exposure to different lifestyles foster understanding and acceptance of diversity, broadening adolescents perspectives, right? तो इससे क्या है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा ब्रॉड होता है कि भाई इतने मेरे पास ऑप्शन है, उसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना, तो वो यहाँ पर डिफरेंट लाइफस्टाइल के एक्सपोजर से बच्चे को मिलती है। लेकिन इसका चैलेंज क्या आ सकता है, एडोलसेंट्स मे स्ट्रगल विद रिकाउंसिलिंग देयर प्रेफरेंसेस विद सोसाइटल एंड फैमिलियल एक्सपेक्टेशन, है कि भाई जो फैमिली है वो कुछ बच्चे से एक्सपेक्ट करेगी कि मान लो कॉलेज में जाना है तो उसको डेली अप डाउन करना है, और बच्चा सोचता था कि भाई मुझे तो कॉलेज में जाकर बिल्कुल अलग से इंडिपेंडेंटली लाइफ रहनी, तो वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। प्रेशर टू कन्फर्म कैन लीड द इनर कॉन्फ्लिक्ट और गिल्ट, मेकिंग इट असेंशियल फॉर दैम टू हैव सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर दे कैन एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस ओपनली, राइट? तो ये सारे चैलेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो जो भी वैकल्पिक जीवन शैली का विकल्प बच्चे के पास है, ठीक है, कि भाई आगे जाके इसको क्या करना है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस आजकल हैं। तो आज किशोरों को पारंपरिक रास्ते से परे विभिन्न जीवन शैली के विकल्प हैं, वो उनके पास होते हैं कि भाई जीवन में सहवास, एकल जीवन, विवाह की वजह शिक्षा या करियर को आगे बढ़ाना, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है? तो वैकल्पिक जीवन शैली पर विचार करने से किशोरों को यह पता लगाने का मौका मिलता है कि भाई उनको सबसे ज़्यादा खुशी कैसे मिलती है, कि भाई मुझे पेरेंट्स से दूर नहीं जाना, तो मैं तो पेरेंट्स के साथ रहकर जो कॉलेज को मैनेज करूँगा। या कोई हो सकता है बच्चा कि भाई मुझे तो बिल्कुल अलग रहना, अपने घर से बहुत दूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, मुझे हॉस्टल में रहना है या मुझे पीजी में रहना, तो सबका अलग यहाँ पर जो है विकल्प हो सकता है। अब इसमें चुनौतियाँ क्या आएंगी कि भाई बच्चा कुछ और बोल रहा है, फैमिली कुछ और बोल रही है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और अनुरूप होने का जो दबाव है वो आंतरिक संघर्ष या अपराध बोध को भी जन्म दे सकता है। उनको खुद को गिल्ट हो सकता है कि भाई हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना किया, लेकिन आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई मुझे इंडिपेंडेंटली रहना है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाह रहा। तो ये सारी जो चुनौतियाँ यहाँ पर बच्चों के सामने आ सकती हैं। Then premarital counseling. So premarital counseling help individuals in relationship dynamics
इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज, राइट? कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई फैमिली ने चूज़ किया है या कैसे उनकी कंपैटिबिलिटी है, फैमिली वो डिसाइड कर रही है। तो जब उनकी काउंसलिंग करते हैं तो उनको यहाँ पर सिखाया जाता है कि भाई कैसे आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है कैसे रिजोल्व करना है, और आपकी कंपेटेबिलिटी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी जो मैरिज लाइफ है। सो काउंसलिंग इंट्रोड्यूसेस अडल्ट्स टू कंसेप्ट लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, शेयर्ड गोल्स एंड मैनेजिंग डिफरेंसेस असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, राइट? अब इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, जो अडल्ट हैं वो हेजिटेट हो सकते हैं कि भाई उनको प्री मैरिटल काउंसलिंग की क्या नीड है, ठीक है, वो खुद कर लेंगे, खुद संभाल लेंगे, स्पेशली इफ दे व्यू एज अ रेलेवेंट ओनली टू अडल्ट, राइट? So education on healthy relationship and conflict resolution, however, providing lasting benefits for future partnership, right? तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो उसके लिए जो है हमें बच्चों को यहाँ पर मोटिवेट करना चाहिए कि भाई उनको जो है प्री मैरिटल काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो विवाह पूर्व परामर्श, तो विवाह पूर्व परामर्श व्यक्तियों को विवाह से पहले जो संबंध है उनकी गतिशीलता, प्रभावी संचार, संघर्ष समाधान और अनुकूलता के महत्व को यहाँ पर समझाते हैं। तो पारंपरिक रूप से शादीशुदा जोड़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ किशोरों को रिश्ते के स्वास्थ्य और दीर्घकालिक साझेदारी पर चर्चा करने से लाभ हो सकता है, वहाँ पर उनको सिखाया जाता है कि भाई आप लोगों को साथ रहना है, कैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया तो कैसे उसको रिजोल्व करना है, आपके बीच में संचार जो है प्रभावी होना चाहिए। तो जो परामर्श है किशोरों को आपसी सम्मान, साझा लक्ष्य और मतभेदों को प्रबंधित करने जैसी अवधारणाओं से यहाँ पर परिचित कराता है, जो कि उनके मजबूत रिश्ते के लिए आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे चुनौतियाँ हो सकती है कि भाई जो कोई किशोर है उनको लगेगा कि भाई जो यहाँ पर जो विवाह पूर्व परामर्श है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या वो उसमें झिझक सकते हैं, वो हो सकता है इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है। खासकर अलग वे इसे केवल वयस्कों के लिए अगर प्रासंगिक मानते हैं, ठीक है, तो उनमें झिझक हो सकती है। हालांकि जो जो स्वास्थ्य संबंधों और संघर्ष समाधान पर जो शिक्षा दे रही है, तो वो उनकी साझेदारियों के लिए स्थायी लाभ यहाँ पर प्रदान करती है। देन नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज, राइट? पीयर प्रेशर इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि वो साथियों के जो है प्रेशर की वजह से कोई डिसीजन यहाँ पर ले रहे हैं। सो अडल्ट ऑफन एक्सपीरियंस प्रेशर फ्रॉम पीयर्स टू कन्फर्म टू ग्रुप बिहेवियर, ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मान लो स्मोकिंग करना, ठीक है, कि भाई तू स्मोक करके दिखा, तू स्कूल को स्किप करके दिखा, तो उनके जो है प्रेशर में आकर बच्चे यहाँ पर गलत डिसीजन ले सकते हैं। एथिकल डिलेमा उनके पास आ सकता है, ठीक है, भाई अपने जो है अपने फ्रेंड की बात मानो या जो मुझे सही लग रहा है या मैं वो मानूँ। सो व्हेन अडल्ट must choose between going along with the group or following their personal values. This can involve weighing the importance of social acceptance against the potential consequences of certain behavior, right? तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चा, ज़्यादा उसका झुकाव होगा कि भाई उसको सोशली एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस बिहेवियर के, उनके बारे में वो नहीं सोचता है। Succumbing to peer pressure can lead to actions they might later regret, impacting their health, academic, and reputation. So, learning to make decisions based on personal values rather than peer pressure influences and strengthens self confidence and ethical judgment, right? तो उनको सिखाया जाना चाहिए कि भाई peer pressure के अलावा आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है कि भाई इस चीज़ के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपकी पर्सनल क्या वैल्यूज है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और एथिकल जजमेंट यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है। सो तो जो नैतिक मुद्दे होते हैं वो साथियों के दबाव और निर्णय लेना, ठीक है, कि बच्चा ऐसा होता है कि वो जो अडल्सेंट एज है, किशोरावस्था, उसमें साथियों के दबाव में कोई निर्णय ले सकता है। मान लो उसका साथी बोल रहा है कि भाई एक बार ट्राई करके देख, तू स्मोकिंग करके देख, एक बार ड्रिंक करके देख, या एक बार क्लास को स्किप करके देख, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो वैल्यूज़ होती है कि भाई मुझे नहीं करना, मुझे अच्छे काम करने, उनको छोड़ कर वो सोचते हैं कि भाई मुझे अगर सोशली एक्सेप्ट होना है, ठीक है, अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो ही ये जो है मुझे मानेंगे कि हाँ भाई मैं इनका फ्रेंड हूँ, तो ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें उनको समझाना है कि भाई जो आपको जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना। तो साथियों के दबाव के आगे झुकने से ऐसी हरकतें भी उनको हो सकती है जिससे उनको बाद में पछतावा हो, जिससे उनके स्वास्थ्य, शिक्षा या प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। तो साथियों के प्रभाव की बजाय जो उनके व्यक्तिगत मूल्य हैं, हमें इनको सिखाना है कि आपको उसके आधार पर यहाँ पर निर्णय लेना है। अगर वो उसके आधार पर यहाँ पर निर्णय लेना सीख गए तो उनके अंदर आत्मविश्वास और नैतिक कार्यों को करने की जो क्षमता है उसको वो मजबूत बनाते हैं। Then honesty and integrity. So situations in school such as cheating on exams, copying homework और executing achievement test adolescents honesty, right? तो जब उनके पास ऑप्शन है कि भाई वो चीट कर सकते हैं एग्जाम में, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो होमवर्क को कॉपी कर सकते हैं, अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर बता सकते हैं, तो इनके पास ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर बच्चे के पास दो चॉइस है कि वो ऑनेस्टी को चुनता है या भाई वो जो चीटिंग का अगर उसको ऑप्शन मिला तो चीटिंग करने लग जाता है। तो जब भी बच्चा यहाँ पर ऑनेस्टी को चूज़ करेगा तो ट्रस्ट वर्दीनेस की फीलिंग उसके अंदर डेवलप होगी। लेकिन अगर डिसऑनेस्टी को बच्चा चूज़ करेगा तो उसमें जो भी उसकी जो रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है वो यहाँ पर कम होने लग जाएगी, उसका जो बिहेवियर है वो नेगेटिव चीज़
चीज़ों की तरह ही यहाँ पर डेवलप होने लग जाएगा। तो ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की अगर बात करें तो स्कूल में बच्चे के पास चॉइस होती है कि भाई वो नकल कर सकता है, बगैर नकल के अपना जो एग्ज़ाम दे सकता है, होमवर्क की नकल करके उसको पूरा कर सकता है, जो भी उसकी उपलब्धियाँ उसको बढ़ा चढ़ा कर बता सकता है। तो ये बच्चे के ऊपर है कि भाई वो ईमानदारी को चुनता है या बेईमानी को। तो अगर वो ईमानदारी को चुनता है तो विश्वसनीयता उसके चरित्र में आती है, राइट, कि वो लोग उसके पास विश्वास कर पाते हैं और खुद का जो है ट्रस्ट उसके ऊपर बना रहते हैं। लेकिन अगर बच्चा बेईमानी की तरफ जो है झुकता है तो उसके जो सामाजिक नतीजे भी ऐसे ही होंगे कि वो आगे जो भी काम करेगा उसमें बेईमानी कर सकता है, ठीक है। तो इन दुविधाओं का सामना करने से किशोरों को मजबूत सम्मानजनक संबंध बनाने में, सत्यनिष्ठा के महत्व को समझने में मदद मिलती है, राइट, कि भाई वो यहाँ पर ईमानदारी को चुने, सत्यनिष्ठा को चुने या बेईमानी को चुने, ठीक है। तो अगर उनकी चॉइसेस अगर अच्छी यहाँ पर है तो एक अच्छा जो है सामाजिक संबंध उनका बनेगा, सत्यनिष्ठा जो है उनके अंदर डेवलप होगी। देन प्राइवेसी एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है। सो सोशल मीडिया ब्रिंग्स एथिकल क्वेश्चंस अबाउट प्राइवेसी, शेयरिंग एंड ऑनलाइन बिहेवियर। सो adolescents नेविगेट चॉइस अबाउट व्हाट टू शेयर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट themselves एंड हाउ टू ट्रीट अदर्स ऑनलाइन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि भाई अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम बिल्कुल देखते हैं कि ये परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो देखते हैं कि भाई हमारी चॉइसेस कैसी है, हमें क्या चीज़ें शेयर करनी, कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है। सो पोस्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग अदर्स कंटेंट विदाउट कंसेंट एंड एंगेजिंग इन साइबर बुलिंग कैन बी एथिकली क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई दूसरों की कंसेंट के बगैर हमें जो उनकी पिक्चर्स है वो पोस्ट नहीं करनी है, उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शेयर नहीं करनी है या साइबर बुलिंग नहीं करनी है। सो दीज सिचुएशंस चैलेंज एडोलसेंट्स टू थिंक अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ देयर ऑनलाइन बिहेवियर, राइट। तो ये जो सारी चैलेंजेस आते हैं तो ये बच्चों को जो है उनके सोचने पर मजबूर करते हैं कि भाई जो उनका ऑनलाइन बिहेवियर है वो कैसे उनको इम्पैक्ट यहाँ पर कर रहा है। इनअप्रोप्रिएट सोशल मीडिया यूज़ कैन हार्म रेपुटेशन, फ्रेंडशिप एंड सेल्फ एस्टीम, राइट। तो अगर वो सोशल मीडिया का इनअप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहे हैं तो वो उनकी जो रेपुटेशन है, फ्रेंडशिप और सेल्फ एस्टीम है, उसको भी यहाँ पर डिग्रेड करेगा। एंड एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया प्रमोट्स रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड सेंसिटिविटी टू अदर्स फीलिंग, रेनफोर्सिंग पॉजिटिव एंड डिजिटल सिटीजनशिप, ठीक है। तो जो गोपनीयता और सोशल मीडिया है उसका उपयोग बच्चे करते हैं। तो सोशल मीडिया गोपनीयता, साझाकरण और ऑनलाइन व्यवहार के बारे में नैतिक प्रश्न उठाता है कि किशोर इस बारे में चुनाव कर सकते हैं कि भाई उनको क्या चीज़ें शेयर करनी। मान लो जैसे हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं, कोई चीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, तो हमारी चॉइस होती है ना कि भाई हमें देखना है कि ये फ़ोटो है, इसमें हम अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी है, मतलब इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है फ़ोटो शेयर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि हम खुद को कैसे यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत जानकारी पोस्ट करना कि हम किसी की जो है किसी के कंसेंट के बगैर ही, किसी की सहमति के बगैर ही अगर दूसरों की जो जानकारी साझा कर रही है या साइबर बुलिंग कर रही है तो वो नैतिक रूप से संदिग्ध यहाँ पर हो सकती है, उनका पता हमें होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से जो है उपयोग करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता आती है, ठीक है, कि हम दूसरों की फीलिंग उसको रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारी संवेदनशीलता है वो बढ़ती है। लेकिन अगर हम उसका अनुचित यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी प्रतिष्ठा, जो हमारी रिस्पेक्ट है, दूसरी है हमारी आत्मसम्मान है, उसको भी नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकती है। Then respect for differences. So adolescents increasingly encounter diversity in race, culture, religion, gender identity and sexuality, right? तो उनको जो differences हैं उनके respect यहाँ पर करनी चाहिए. They must learn to interact respectfully with people from various backgrounds and identities. So adolescents may face ethical decisions around inclusion, acceptance and empathy toward others who differ from them, right? तो उनके पास ऐसे जो है इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं कि भाई ये मुझसे डिफरेंट है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है। वो डिस्क्रिमिनेशन अगर करते हैं, एक्सक्लूजन करते हैं अपने पीयर्स का बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इज एथिकली प्रॉब्लमेटिक, राइट। तो ये उनको पता होना चाहिए कि भाई डिस्क्रिमिनेशन करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है यहाँ पर। सो डेवलपिंग एन ओपन माइंडेड एंड रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड फोस्टर्स एम्पैथी एंड इंक्लूसिविटी. Ethical behaviors in this area builds healthier communities and prepares adulthood to work effectively in diverse environment, right? तो जब उनके अंदर इंक्लूसिविटी आएगी, एम्पैथी आएगी, तो उनके अंदर ये बिहेवियर भी डेवलप होगा कि भाई वो कल को कहीं काम भी कर रहे हैं, अपना जो वर्क एरिया उनका है, तो वहाँ पर भी जो उनको डाइवर्स एनवायरनमेंट मिल रहा है उसको वो रिस्पेक्ट यहाँ पर कर पाए। तो मतभेदों के प्रति सम्मान। तो जो किशोर हैं उनको नस्ल, संस्कृति, धर्म, लिंग पहचान और कामुकता में विविधता का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कि अलग अलग लोग उनको मिलते हैं। तो उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि के पहचान वाले लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बातचीत करनी सीखनी चाहिए। किशोरों को समावेश, स्वीकृति और उनसे अलग रहने वाले लोगों के प्रति जो है सहानुभूति यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसके साथ वो कोई भेदभाव कर रही है या असम्मानजनक तरीके से जो है
उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो खुले दिमाग और सम्मानजनक रवैया अगर वो ये उनके साथ विकसित करते हैं तो समावेशिता को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्र में नैतिक व्यवहार जो है स्वस्थ समुदायों का निर्माण करता है कि भाई लोग एक दूसरे की जो डिफरेंसेस है उनकी रिस्पेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं और वो उस बच्चे के लिए भी हेल्प करेगी कि भाई वो अगर किसी और वातावरण में जा रहा है तो वहाँ पर जो विविधता मिलती है तो वो उसकी भी रिस्पेक्ट आगे जाकर जो है करेगा। देन balancing independence with family expectation. So as adolescents seek independence, they may find conflicts between their desire and family values or expectation. So ethical dilemma arise हो सकता है, ठीक है, कि भाई मैं अपनी चॉइस को मानूं या पेरेंट्स की चॉइस को मानूं. So when deciding whether to follow personal goals or family expectation like career choice होगी, lifestyle की preferences होगी, so respecting parents wishes while pursuing पर्सनल फ्रीडम कैन बी चैलेंजिंग, राइट, कि भाई मैं अपनी सुनूं या पेरेंट्स की सुनूं, तो वो डायलेमा उनके अंदर हो सकता है. वो नेविगेटिंग दीज डायलेमास फोस्टर इमोशनल मेच्योरिटी एंड हेल्प्स adolescents develop negotiation and communication skills. Finding a balance helps between independence while maintaining a respectful family relationship, right. तो इस डायलेमा को कैसे रिजोल्व करेंगे कि वो मेच्योरिटी से एक डिसीजन ले रही कि भाई प्रैक्टिकली अगर लाइफ में देखा जाए तो क्या जो है उनकी इंपॉर्टेंस होगी कि पेरेंट्स ठीक बोल रहे हैं या वो ठीक बोल रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि भाई बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट करे, ठीक है, ताकि थोड़ी एडजस्टमेंट यहाँ पर पेरेंट्स कर ले, थोड़ी एडजस्टमेंट बच्चा कर ले और दोनों की चीज़ें ही यहाँ पर हो सके. तो अगर वो ऐसा करते तो उनके अंदर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बिल्ड होगी, साथ ही वो जो अपनी फैमिली के रिलेशनशिप है उनको भी रिस्पेक्टफुल यहाँ पर मेंटेन कर पाएंगे. तो नेक्स्ट हमारा स्वतंत्र और पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच संतुलन, ठीक है, कि भाई बच्चा अपनी स्वतंत्रता यहाँ पर चाहता है कि भाई अपनी इच्छा है उसकी, उसको करियर में ये करना है, ठीक है, या उसको इस तरीके से रहना है, और पेरेंट्स की चॉइस यहाँ पर अलग हो सकती है. तो उनके बीच में जो है ये डेलिमा यहाँ पर हो सकता है, ये दुविधा उत्पन्न हो सकती है. तो इस दुविधाओं से बच्चे को कैसे निपटना है कि भाई उसको बिल्कुल मैच्योरिटी से इस चीज़ को डील करना है, बिल्कुल परिपक्वता को, कि भाई वो पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई थोड़ा बहुत जो है पेरेंट्स उसके साथ एग्री हो जाए, थोड़ा बहुत बच्चा पेरेंट्स के साथ एग्री हो जाए, ताकि मिलजुल कर ऐसा ना हो कि भाई बच्चा ना तो बिल्कुल ही पेरेंट्स के रास्ते पर चल रहा है ना बिल्कुल अपने पर, लेकिन वो एक अच्छा पाथ यहाँ पर फाइंड कर रहा है, या जो उसको करना है उसके लिए अगर वो पेरेंट्स को कन्विंस यहाँ पर कर लेते हैं तो जब पेरेंट्स उसकी हेल्प करेंगे तो एक स्वतंत्रता का निर्माण वो अच्छे जो पारिवारिक संबंध है उसको बनाए रखने के साथ साथ यहाँ पर कर सकते हैं. तो ये जो है संतुलन उन बच्चों को बनाना यहाँ पर आना चाहिए. Then academic pressure and competitive behavior. So pressure to succeed academically can be intense, leading some adolescents to consider unethical shortcuts to achieve their goal. Like वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई मुझे अच्छे मार्क्स लाने, तो वो चीटिंग को प्रेफर कर सकती हैं. Taking credit for others' works or competing unethically with peers can compromise academic integrity. So adolescents must decide whether to prioritize success or ethical behavior, right? तो ये उनके पास उनको पता यहाँ पर होना चाहिए. So acting ethically even under pressure build resilience and a commitment to personal values. So adolescents who act with integrity gain self-respect and the respect of their peers and teacher, right. तो मतलब हमारे पास चांस है कि भाई हम अनएथिकली भी किसी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन एथिकली अगर हम उस चीज़ को कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर बढ़ेगी, हमारे जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, पीयर्स है, वो हमारी रिस्पेक्ट यहाँ पर करेंगे. तो शैक्षिक दबाव और प्रतिस्पर्धा का जो व्यवहार है वो उसके बारे में देखना है कि भाई शैक्षिक रूप से सफल होने के में अगर वो दबाव यहाँ पर बच्चा फील कर रहा है तो उसके पास ऑप्शन है कि भाई वो कोई अनैतिक शॉर्टकट भी यहाँ पर यूज़ कर सकता है. मान लो एग्जाम में उसको पास होना है तो पढ़ने की बजाय वो चीटिंग करके भी पास हो सकता है, लेकिन ये बच्चे को समझना होगा कि भाई उसको नैतिक तरीकों के साथ यहाँ पर जाना है, ठीक है. तो उसको तय करना होगा कि सफलता को प्राथमिकता देनी है या नैतिकता को, ठीक है, कि भाई किसी भी तरीके से उसको सफलता चाहिए, चाहे चीटिंग करके चाहिए या उसको नैतिक सफलता चाहिए कि भाई अगर वो पढ़ रहा है तो उसको पास होना है, लेकिन अगर किसी तरीके से वो नहीं पढ़ पाए तो वो फेल होना मंजूर करेगा लेकिन चीटिंग नहीं करेगा. तो दबाव में भी नैतिक रूप से अगर बच्चा कार्य करता है तो वो लचीलापन और व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का निर्माण करता है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई उसके पास सिचुएशन थी वो यूज़ कर सकता था लेकिन स्टिल उसने नहीं करी. तो इससे ईमानदारी से कार्य करने वाले किशोरों को आत्मसम्मान और अपने साथियों और शिक्षकों का सम्मान जो है यहाँ पर मिलता है. देन नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड इम्प्लीकेशन. तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में उनको चैलेंज यहाँ पर हो सकता है एडोलसेंट में, कि उनको क्या बनना है क्या नहीं बनना है. बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने के कारण जो है उनके जो है प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती है. सो अगर वो सक्सेसफुली यहाँ पर नेविगेट कर पाए कि भाई उनको क्या बनना है तो उनका सेल्फ एस्टीम यहाँ पर इंक्रीज होगा. लेकिन अगर वो उनका जो इंटरेस्ट यहाँ पर डिफरेंट है या उनको अपनी सेल्फ वर्थ पे जो है डाउट है तो वो चीज़ उनका नेगेटिवली इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकती है. एंड एडोलसेंट्स में एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इंटरेस्ट, सोशल ग्रुप्स and even appearance as a part of identity exploration. So this exploration is healthy but can sometimes lead to risky behavior, right, कि भाई उसको किसी से बिल्कुल डिफरेंट ग्रुप के जैसा बनना है, उसको अपीयरेंस बिल्कुल ऐसे चाहिए, तो वो उसके लिए अच्छी भी हो सकती है. आप बिल्कुल किसी दूसरे को ही एज इट इज़ फॉलो करना उनके लिए रिस्की भी यहाँ पर हो सकता है.
तो चुनौतियाँ और निहितार्थ कि उनको पहचान निर्माण करना है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं मेरे को क्या बनना है, ठीक है। तो किशोरावस्था में ये सवाल जो है बच्चों के अंदर आता है। तो पहचान जो निर्माण है उसमें सफलतापूर्वक अगर वो नेविगेट कर लेते हैं यहाँ पर, तो आत्मसम्मान और आत्म आश्वासन उनका बढ़ जाता है। हालांकि अनसुलझे पहचान से उनके अंदर भ्रम और कर्म आत्म मूल्य का जो कारण यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। कि अगर वो नहीं पहचान पाए कि भाई उनकी पहचान क्या है, मुझे क्या बनना है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उनका जो आत्म मूल्य है वो यहाँ पर कम हो। तो किशोर पहचान अन्वेषण के हिस्से के रूप में विभिन्न रुचियों, सामाजिक समूहों और यहाँ तक कि दिखावट का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज़ उनके लिए अच्छी भी हो सकती है और कई बार बुरी भी हो सकती है, ठीक है। कि किसी की दिखावट वो कर रहे हैं कि बिल्कुल उसको कॉपी यहाँ पर किया जा रहा है। देन पीयर प्रेशर एंड सोशल एक्सेप्टेंस। सो उनको ऐसा भी हो सकता है कि भी उनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में फिट करना है, ठीक है। कि उनको उनके साथी जो बोलेंगे वो उनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लाइक साथी बोलेंगे कि भाई तू स्मोकिंग नहीं कर सकता, तो वो बच्चे स्मोकिंग करने लग जाते हैं, तो उसको रिस्की बिहेवियर में भी ये चीज़ें यहाँ पर डाल सकती हैं। सो कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिट और मीट सोशल एक्सपेक्टेशन कैन कॉज एंजाइटी, राइट। तो जब बच्चे के अंदर रहेगा कि भाई उसको तो इस सोसाइटी में फिट होना है, इनके अकॉर्डिंग चलना है, तो उससे जो है बच्चे के अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो उनको हमें सिखाना है कि भाई एथिकली आपको खुद के ऊपर कैसे बिलीव करना है, कैसे जो ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर आ रही है कैसे उनको रिजॉल्व करना है और एथिकली चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो साथियों का दबाव और सामाजिक स्वीकृति के कारण भी यहाँ पर बच्चे जो है अत्यधिक तनाव महसूस कर सकते हैं। कि भाई मान लो बच्चे को उसके साथी बोल रहे कि तू तो ड्रिंक कर ही नहीं सकता, तो ऐसे में बच्चे को ड्रिंक नहीं करनी है। उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे साथी बोल रहे मैं नहीं कर सकता तो मुझे करके दिखानी है, ताकि ये मुझे मान सके कि भाई हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। तो जो साथियों का दबाव है या सामाजिक स्वीकृति, वो भी बच्चों के अंदर चिंता, तनाव और अवसाद यहाँ पर दे सकती है। खासकर कि अगर किशोरों को लगता है कि भाई हाँ जो साथी बोलते वही बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए तभी ये मेरे को कुछ मानेंगे, तो वो उनके लिए यहाँ पर उनको गलत तरीके से इम्पैक्ट यहाँ पर कर सकती है। तो ये नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए कि भाई उसको जो भी सेल्फ एथिक्स है, जो उसकी खुद की वैल्यूज़ है, उनके ऊपर उसको जो है काम यहाँ पर करना है। देन एकेडमिक प्रेशर और फ्यूचर प्लानिंग जो हम बच्चों को करनी पड़ती है, तो इससे उनको प्रेशर यहाँ पर हो सकता है कि भाई मुझे इतने मार्क्स स्कोर करने तभी मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो उसके कारण भी जो है बच्चे के अंदर स्ट्रेस, बर्नआउट और एंजाइटी यहाँ पर आ सकती है। एंड उनके अंदर परफेक्शनिज्म भी आ सकता है कि बिल्कुल मुझे परफेक्ट तरीके से करना है। उससे जो उनकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर कम हो जाती है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करने की चीज़ में उनकी जो काम करने की क्षमता है वो यहाँ पर कम हो जाती है। फेसिंग अकेडमिक चैलेंजेस एनकरेजेस गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेंस विच आर वैल्यूएबल स्किल फॉर अडल्टहुड, राइट। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि बच्चे को जब वरी रहती है तो वो टाइम को मैनेज करता है, ठीक है। कि भाई मुझे कैसे अपने जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके साथ साथ मुझे बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है, उसको कैसे गोल सेट करना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वैल्यूएबल स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाते हैं। तो शैक्षणिक दबाव और भविष्य की योजना, ठीक है। कि भाई उसको शिक्षा में भी अच्छा करना है, ठीक है। उसको यहाँ पर अपना जो बोर्ड के एग्जाम्स है उसमें अच्छा करना है और साथ ही साथ उसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ताकि उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। उसको इतनी ग्रेड चाहिए ताकि उसके जो पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें उसको जो है एडमिशन मिल जाए। तो जो तीव्र शैक्षणिक दबाव है वो जलन और चिंता का कारण बन सकता है। कुछ किशोरों को जो है पूर्णतावाद का भी अनुभव यहाँ पर हो सकता है, जो कि उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो, ठीक है। कि भी करो तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करो या तो करो मत। जो शैक्षिक चुनौतियां हैं उनका सामना करने से बच्चे के अंदर लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंध और दृढ़ता को भी बढ़ावा मिलता है, जो कि वयस्कता के लिए मूल्यवान कौशल है, राइट। लेकिन अगर बच्चा कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को करता रहता है और वो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता है कि भाई मुझे इन दोनों चीज़ों को करना है, तो वो टाइम को कैसे मैनेज करना है, समय को कैसे प्रबंध करना है, कैसे दृढ़ता से काम करना है, तो वो स्किल यहाँ पर बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। देन फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस यहाँ पर एडल्ट में आते हैं ड्यू टू प्यूबर्टी। तो यहाँ पर बच्चों को हमें सिखाना है कि भाई सेल्फ कॉन्शियस ठीक है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन उनको हो सकती है, ठीक है। मान लो कोई बॉडी इमेज है तो उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस है कि भाई उनको बॉडी इमेज उनकी अच्छी नहीं लग रही है, या मूड स्विंग के कारण उनको जो कैसे रेगुलेट खुद को करना है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उनको कैसे कॉप अप करना है मूड स्विंग के साथ, वो स्ट्रेटेजीज जो है हमें सिखानी है। तो शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन बच्चे में होते हैं। तो किशोरों को यौवन के कारण जो है महत्वपूर्ण शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन यहाँ पर अनुभव होते हैं। तो इसमें क्या है, उनकी जो शारीरिक छवि है और मनोदशा है वो यहाँ पर बदलाव होती है, और ये परिवर्तन आत्मचेतना और भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, राइट। कि खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस यहाँ पर बच्चा हो सकता है, जिससे किशोरों के लिए भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। और लचीलापन बनाने के लिए बच्चे के अंदर जो है भावनात्मक जागरूकता और मुकाबला करने की रणनीतियाँ हमें विकसित करनी, कि भाई आपको अपनी भावनाओं को जो है कैसे उनके ऊपर जो है जागरूक रहना है और कैसे उनको मेंटेन करना है। तो वो स्ट्रेटेजीज यहाँ पर हम उनको
सिखा सकते हैं। देन फैमिली डायनेमिक्स एंड इंडिपेंडेंस, सो एन अडोलसेंट सीक्स इंडिपेंडेंस एज दे मे एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स और केयर गिवर्स ओवर रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्रीडम, राइट। तो उनको बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई उनके जो व्यूज़ है वो फैमिली से नहीं मिलते, कि भाई ये रूल क्यों है, ठीक है। जो उनके केयर गिवर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको फ्रीडम यहाँ पर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो दे आर लर्निंग टू बैलेंस फैमिली रिलेशनशिप विद पर्सनल ऑटोनॉमी, ठीक है, कि उनको साथ स्वतंत्रता भी चाहिए और जो फैमिली रिलेशनशिप है उसको भी बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। डिसएग्रीमेंट्स विद फैमिली कैन टीच अडल्ट्स वैल्यूएबल स्किल इन नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, राइट। तो जब डिसएग्रीमेंट होता है तो कैसे फैमिली के साथ वो नेगोशिएट करते हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो ये स्किल उनके अंदर डेवलप हो सकती है। और ये अगर उनका हेल्दी कम्युनिकेशन है तो वो भी यहाँ पर उनकी हेल्प करेगा। देन प्रोलॉन्ग्ड अगर फैमिली कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो वो इमोशनल डिस्ट्रेस भी यहाँ पर लेकर आ सकता है, राइट, कि उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं हो रहे, तो वो आइसोलेशन की फीलिंग यहाँ पर दे सकते हैं। सो सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट हेल्प अडल्ट्स फील सिक्योर वाइल अलाइंग स्पेस फॉर पर्सनल ग्रोथ, राइट। तो अगर फैमिली का एनवायरनमेंट उनके लिए सपोर्टिव है तो वो उनको सिक्योर भी फील कराएगा, ठीक है। फैमिली के भी जो है रूल्स रेगुलेशन चलेंगे, प्लस बच्चे को भी यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलेगी। तो जो पारिवारिक गतिशीलता और स्वतंत्रता है, तो जो भी किशोर होते हैं उनको फैमिली के लेकर जो काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं कि भाई किशोर बोलता है कि भाई मुझे बिल्कुल स्वतंत्रता चाहिए, और फैमिली के जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो रूल और रेगुलेशन है, तो उनके बीच में इनके जो है मतभेद यहाँ पर होते रहते हैं। तो परिवार के साथ मतभेद जो है किशोरों की बातचीत और समझौता करने के जो मूल्यवान कौशल है वो यहाँ पर सिखाते हैं, ठीक है, कि भाई अगला मेरी बात नहीं मान रहा तो कैसे मुझे मनवानी है, कैसे समझौता करना, तो वो स्किल इनके अंदर डेवलप होंगे, ठीक है, जिससे उनके जो है स्वस्थ संचार कौशल यहाँ पर विकसित होंगे। लेकिन अगर लंबे समय तक जो ये संघर्ष चलता ही रहता है कि भाई लड़ाइयाँ चलती रहती है, ना पेरेंट्स मान रहे हैं ना बच्चा मान रहा है, तो उनके अंदर अलगाव की भावना यहाँ पर जो है पैदा हो सकती है। इसीलिए जो सहायक पारिवारिक वातावरण है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके, वो सुरक्षित भी महसूस करे, प्लस जो है बच्चे उनका विकास भी यहाँ पर हो जाए। देन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, तो उनको काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन या ईटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है, वो यहाँ पर फेस कर सकते हैं। सो रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज अर्ली इज क्रिटिकल एज अनट्रीटेड कंडीशंस कैन इम्पैक्ट स्कूल परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप एंड ओवरऑल वेलबींग, राइट। तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स को चाहिए कि भाई जो भी इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको अच्छे तरीके से वो जल्दी ही रिकॉग्नाइज कर पाए, क्योंकि अगर उनको लेट ट्रीट करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट वो उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, रिलेशनशिप्स है, उसको करेंगे। सो अडल्ट्स वो रिसीव सपोर्ट टू डेवलप कॉपिंग स्किल्स, कैन बेटर मैनेज स्ट्रेस एंड इमोशनल चैलेंजेस, प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर रेजिलियंस, राइट। तो जिनकी फैमिलीज है कि वो प्रॉपर बच्चे की केयर कर रही है, ठीक है, उनका इमोशनल अटैचमेंट अच्छा है, ठीक है, तो वो इमोशनल चैलेंजेस के साथ कैसे कोप अप करना है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीख पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य में उनकी चुनौतियां यहाँ पर आती है कि जैसे चिंता, अवसाद और खाने का विकार, ये सारी समस्याएं उनको हो सकती है। तो अगर पेरेंट्स इनको जल्दी से समझ लेते हैं, टाइम पर ट्रीट कर लेते हैं, तो ये बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, कि उसके रिश्ते अच्छे होते हैं, वो चुनौतियों को कैसे प्रबंधित करना है उसके बारे में सीख पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये अच्छे तरीके से नहीं होता, कि उनको देरी से पता चलता है कि भाई बच्चा डिप्रेशन में है, उनका कम्युनिकेशन ही इतना कम है कि वो बातें ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं कि भाई बच्चा डिप्रेशन में है, तो वो जो है बच्चे के समग्र जो कल्याण है उसको यहाँ पर कम कर देता है, कि ठीक है, कि उसकी एजुकेशन यहाँ पर कम हो जाएगी, उसके जो रिश्ते थे वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ, जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ जो है वीक हो जाएंगे। देन एथिकल एंड मोरल डिसीजन मेकिंग, तो यहाँ पर बच्चे हैं उनके पास एथिकल चॉइसेस के लिए डेली लाइफ में जो है उनको डिलेमा फेस होगा, लाइक चीट करना है, लाई करना है, या उनको सच बोलना है, चीट नहीं करना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट उनकी जो है लाइफ में रहेगा। सो मेकिंग एथिकल चॉइसेस हेल्प अडल्ट्स एंड क्लैरिफाई देयर पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल बिलीव्स, शेपिंग द काइंड ऑफ पर्सन दे वांट टू बिकम, राइट। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई बाद में बच्चा चीटिंग भी कर सकता था और नहीं भी करे, ठीक है, ये इसकी चॉइस है। तो वहाँ पर डिपेंड करेगा कि भाई अगर चीटिंग करेगा तो बच्चे के अंदर चीटिंग वाले ही स्किल्स यहाँ पर डेवलप होंगे, ठीक है। अगर चीटिंग नहीं करेगा तो है कि भाई बच्चा सबसे ऊपर अपनी मोरल वैल्यूज़ को यहाँ पर रख रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा मोरल यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में जो है मोरल डिसीजन मेकिंग बच्चा करेगा। सो लर्निंग टू एक्ट विद इंटीग्रिटी बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट वर्दीनेस विच आर असेंशियल फॉर डेवलपिंग लास्टिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, राइट। तो जो भी बच्चा यहाँ पर अपनी एथिकल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि चीट नहीं कर रहा है, तो उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट उस बच्चे के अंदर डेवलप होगी, राइट। तो वही जो उसकी डिलेमा है उनको वो कैसे जो है कॉप अप करता है, तो वो शेप करते हैं कि भाई इस बच्चे की पर्सनैलिटी यहाँ पर कैसे बनेगी। तो हमें जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि भाई अपने बच्चे को हम जो मोरल वैल्यूज़ है उनके बारे में यहाँ पर सिखा सके, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करना है वो चीज़ें सिखा सकती। तो नैतिक और नैतिक निर्णय लेना, तो ये बच्चे का डेली का काम यहाँ पर हो जाता है किशोरावस्था में, ठीक है, कि भाई उसके पास चॉइस होती है कि वो झूठ भी बोल सकता है,
सच भी बोल सकता है, धोखा दे सकता है, ना भी दे सकता है। तो इन मूल्य के साथ वो संघर्ष करता है। तो नैतिक विकल्प बनाने से किशोरों को अपने जो व्यक्तिगत मूल्य हैं और नैतिक विश्वास हैं, उनको स्पष्ट करने में मदद मिलती है, जिससे वे उस तरह के व्यक्ति बन पाते जो वे बनना चाहते हैं। ठीक है, कि भाई मान लो मैं अपने नैतिक मूल्यों के साथ चल रही हूँ, तो मैं उसी टाइप के व्यक्ति बन पाऊंगी जिस टाइप का मैं चाहती हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कि कई बार बेईमानी कर रही हूँ, किसी को धोखा दे रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ। देन ईमानदारी से काम करना सीखने से आत्मसम्मान और भरोसेमंदता का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो भी उनके परिवार उनको चाहिए कि वो जो भी ये संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में जो है बच्चे को अच्छी डायरेक्शन एक दे सके। So we are done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to BEd special education and special education teacher as well. See you in the next video. Till then, namaskar.